नमस्ते। सदावत्सले मातृभूमि। पंजाब। मैं सोच रहा था कि आखिर पंजाब में अचानक ऐसा क्या हो गया जो पंजाब में एक थाने को पूरा घेर लिया गया। थाने का घेराव किया गया, घेराव में हमले किए गए, हमले करके ये बताने की कोशिश की गई कि भाई क्या है। तो मुझे लगता है कि जो अजनाला में हुआ वो कोई अचानक की घटना नहीं है। दो तीन उसके कारण हैं। उन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं जो मुझे समझ में आए। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मोटा भाई एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने आईबी को लगाया है, आईबी अपनी रिपोर्ट जमा कर रही है। हालांकि ये भी सूचनाएं हैं कि आईबी ने पहले भी सूचनाएं दी हैं कि पंजाब में कुछ गलत होने जा रहा है। उन्हीं सूचनाओं में एक ऐसी भी सूचना थी जिसमें प्रधानमंत्री को ये कह के आना पड़ा कि थैंक यू, मेरी जान बचाने के लिए मेरी जान बच गई। कोई सामान्य बात नहीं थी। भारत में डेमोक्रेसी है, जब तक फुल फ्लैश रिवोल्ट नहीं होता, जब तक भारत में कुछ बड़ा नहीं होता, तब तक भारत सरकार कैसे एक्शन ले, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ये आपने देखा होगा कि जो वेस्ट बंगाल में हुआ, जो केरला में हो रहा है, जो तमिलनाडु में हो रहा है, ये सब कुछ होने के बावजूद मैंने अमृतपाल सिंह का इंटरव्यू पढ़ा, सुना इंडिया टीवी पर। इंडिया टीवी को क्या ज़रूरत पड़ गई इंटरव्यू लेने की मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिया टीवी के लोग उनकी इंटरव्यू लेने के लिए गए, इंटरव्यू लेकर आए। बात ये कंफर्म हो गई कि गुरु ग्रंथ साहब को वो लेकर गए थे। अगर आप किसी थाने पर जाते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब को ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरु ग्रंथ साहब को लेकर गए, यानी कि पहले से फुल फ्लैश प्लान था और दंगा बड़े स्तर पर भड़क जाए। हालांकि पंजाब की पुलिस की सहिष्णुता के लिए कहना पड़ेगा कि पंजाब की पुलिस ने उस सिचुएशन को अपने ऊपर लेकर, एक डिप्टी एसपी के ऊपर या एसपी के ऊपर हमला हो गया, उसके 11 उसके टांके लगे हैं, जिसके स्टैचेस लगे हों, और 6 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। गुरु ग्रंथ साहब को लेकर गए थे। अगर कोई रिटेलिएशन पुलिस करती तो ये संभव है कि कुछ बड़ी घटना हो जाती। लेकिन ये भी बात कंफर्म है कि पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे भगवंत मान सरकार के द्वारा कि वहाँ आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, जो हो रहा है वो होने दो। यहाँ तक कि इनिशिएशन जब चल रहा है तो उसको भी नहीं रोकना है। ये एक बड़ी बात है कि जब आप किसी को चोरी करने से नहीं रोकते हैं तो वो एक दिन डकैती डालता है। तो वहाँ पर जो चोरियाँ चल रही थीं, वहाँ पर जो गलत चल रहा था, उसको नहीं रोकना और इंस्ट्रक्शन देना। चोरियों से मतलब जो धीरे धीरे करके खालिस्तान को लेकर वहाँ रोड प्रदर्शन हो रहे थे, डिमांड हो रही थी, बड़े बड़े घोषणाएं की जा रही थीं, प्रदर्शन करने की कोशिश हो रही थी, उनको न रोकना अपने आप में ये बताता है कि भगवंत मान सरकार क्या सोच रही होगी। सवाल आता है, अमृतपाल सिंह है कौन, क्यों ऐसा है? अमृतपाल सिंह का इंटरव्यू जब आप सुनेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। वो 370 के विषय में बात करता है, वो पाकिस्तान के हिस्से में गया पंजाब पर बात नहीं करता है, वो 370 में कश्मीरियत का वही ड्रामा बताने की कोशिश करता है जो कि कश्मीरी बात करते हैं, वो वही शब्द इस्तेमाल करता है जो पाकिस्तानी लोग कश्मीरियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए कि वो कहता है कि पंजाब में किसी को आने जाने से रोक दो, पंजाब में आर्टिकल 35 एक कैपिटल ए जैसा कोई आर्टिकल बना दो, पंजाब में आर्टिकल 370 जैसा कोई आर्टिकल बना दो, हमें पावर दे दो, हमें खालिस्तान चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास मैं तभी करूंगा जब कॉन्स्टिट्यूशन मुझ पर विश्वास करेगा, और तब तक कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मैं भारत का नागरिक हूं, वो दुर्भाग्य है, और हमें ब्ला 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 ब्ला। आखिर ये था कहाँ अभी तक? बहुत सालों से, काफ़ी उम्र है, 40 वर्ष के लगभग उसकी आयु होगी। आखिर था कहाँ पिछले 40 वर्ष से? पिछले 20 वर्ष से तो नौजवान रहा होगा, था कहाँ? मैं बताता हूँ, दुबई में रहता था। अब दुबई में रहने के साथ साथ ये बड़ी भारी विकराल सिचुएशन दुबई में उसको कैसे ट्रेंड किया गया होगा, क्या क्या ट्रेंड किया गया होगा, क्या क्या समझाया गया, क्योंकि वो ये कहता है कि हमारे गुरु साहब कहते हैं ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुस्लिम हूँ। अब हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, तो सैकड़ों बार राम का नाम, सैकड़ों बार कृष्ण की आराधना किस लिए गुरु ग्रंथ साहब करते हैं? किस लिए, किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी? किसको बचाना चाहते थे? किसके लिए ये खालसा दिया गया था? किसके लिए ये पहचान दी गई थी? किसके लिए ये केश दिए गए थे?
इनके कोई जवाब नहीं है। वो कहता ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, हम तो अलग हैं। तो क्या गुरु ग्रंथ साहिब में ये बात कही गई थी कि आप स्वयं न ये हैं न वो हैं, तो कौन है? आपकी आइडेंटिटी कुछ बताई भी तो नहीं गई थी। अमृतपाल सिंह कहता है मेरी आइडेंटिटी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब का व्यक्ति दुबई में रहता है, परिवार पूरा दुबई में रहता है, उसकी आइडेंटिटी तब क्लैश नहीं होती है, आज अचानक आइडेंटिटी क्लैश हो गई। मैं बताता हूँ है क्या जो मुझे समझ में आया। पहले, इस्लाम का अपना एक तरीका है, और वो इस्लाम का तरीका ये है कि भूमि से राजनीति और राजनीति से भूमि, ये राजनीति का हिस्सा है। राजनीति का हिस्सा कैसे है? भारत सरकार, जो आज की भारत सरकार है, वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस लेने के लिए कटिबद्ध है, पूरी शक्ति है। यही कारण था कि जब पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस लेने की बात करते थे तो ये सवाल पहले पैदा होता था कि आप 370 तो हटा नहीं पाए, आप 35 तो हटा नहीं पाए, आप जम्मू कश्मीर में सारे कानून तो लागू कर नहीं पाए, और आप कहते हैं कि हम वो कर लेंगे, हम पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वापस ले लेंगे। कश्मीरियत की तो आइडेंटिटी अलग है। देखिए, बिल्कुल सेम खालिस्तानी पंजाबी आइडेंटिटी जो ये बात कर रहा है अमृतपाल सिंह, सेम बात कश्मीरियत आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी ही वहाँ की प्रॉब्लम थी। तो जब जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 35 कैपिटल हटा दिया गया, वहाँ के लोकल लॉज जो बनाकर रखे थे वो हटा दिए गए, सारे वैसे कानून जो स्टेट लिस्ट में थे वो वहाँ बनाने की अनुमति दे दी गई, वो लागू हैं, और केंद्रीय कानून सारे अपने आप लागू हो गए। टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। 2 यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए गए, और एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ दोबारा जनगणना की बात, दोबारा वहाँ डिलिमिटेशन की बात, कॉन्स्टिट्यूएंसी को सही करने की बात, और संभव है कि इस साल वहाँ चुनाव भी हो जाए 2023 में, ना हो पाए तो 2024 में निश्चित रूप से हो जाएंगे। वहाँ नए सिरे से सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। ये बात हमने कर ली पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर लाने से पहले। फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी वहाँ, सर्जिकल स्ट्राइक सफल हो गई। फिर हमने एयर स्ट्राइक करी वहाँ, एयर स्ट्राइक भी सफल हो गई। फिर हमने बोथ स्ट्राइक करी वहाँ। उसके बाद जब भारत सरकार तैयार होगी तो इंटेलिजेंस तो पाकिस्तान की भी काम कर रही होगी, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जब काम कर रही होगी तो ये निश्चित है कि उनको पता लगा होगा कि भारत सरकार ये वापस लेने जा रही है। तो पहले CAA का बिना किसी कारण के मूवमेंट खड़ा किया गया। क्यों? क्योंकि हमने जो लोग भारत में रह रहे थे उन लोगों को नागरिकता देने की बात कही, केवल उन लोगों को नागरिकता जो कि हिंदू समाज 1947 में आ जाना चाहिए था, नहीं आ पाया, बाद में आया, जिसको हमने 1947 में ही फॉरेनर्स एक्ट में छूट दे रखी थी, सिटीजनशिप एक्ट में छूट दे रखी थी, पासपोर्ट एक्ट में छूट दे रखी थी। वो उसी समय इसलिए दे रखी थी ताकि ये कभी ना कभी तो वापस आएंगे, ये भारत सरकार को, भारत के लोगों को खूब मालूम था, इसलिए उनको छूट दे रखी थी। तो वो यहाँ रुक गए। अब वो रुक गए तो भारत सरकार उनको भगा सकती नहीं थी, क्योंकि वो तो 1947 में ही भारत के नागरिक होने की योग्यता रखते थे। तो फिर उनको नागरिकता देने की बात भारत सरकार ने कर दी। अब ये बात कोई कारण नहीं है, इसके पीछे कोई कारण ही नहीं है, लेकिन साहब देश भर को जाम किया गया, देश भर में प्रोटेस्ट किए गए, देश भर में आंदोलन किए गए। और ये बात पाकिस्तान के एक मिनिस्टर अपने यहाँ की डेटा शीट पढ़ते समय वो बता रहा है अपनी पार्लियामेंट में कि हिंदुस्तान के अंदर हम ये करने वाले हैं और इसके लिए बजट एलोकेट हुआ। CAA का जब आंदोलन हो गया तो फिर सीधी सी बात है कि हमारा जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर लेने का जो हमारा प्लान बना होगा वो पोस्टपोन आपको करना ही पड़ेगा, कोई साधन नहीं है। तो वो पोस्टपोन भारत सरकार ने कर दिया। अब दूसरी बात आ गई, दोबारा हमने फिर ये सिचुएशन बनी तो फिर चाइना बिना किसी कारण के आपके सामने खड़ा हो गया। चाइना खड़ा हो गया तो हमारे जो हमने पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का बॉर्डर पर सेनाएं सजा रखी थी कि वो हिस्सा वापस आना है, वो ही सेनाएं हमको लद्दाख में भेजनी पड़ी, और वो सेनाएं चाइना के खिलाफ हमने लगा दी। मामला चलता रहा, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। वो अपनी जगह पर चले गए, हम अपनी जगह पर चले आए, लेकिन पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर जो होना था वो नहीं हो पाया। फिर हमने प्रयास किया तो अब की बार अफगानिस्तान हो गया, और अफगानिस्तान में US वापस चला गया। तो मेरा मानना है जो गलवान हुआ वो प्लांटेड था, जो CAA हुआ वो प्लांटेड था। फिर हमने प्रयास किया तो
यहाँ पर जब हमने फिर सेनाएं लगाई तो भारत में खाली पीली किसान आंदोलन हो गया और किसान आंदोलन इतना बड़ा कर दिया गया। अब इस किसान आंदोलन में कौन था? संभवतः किसान आंदोलन में अमृतपाल सिंह के ही लोग थे। किसान आंदोलन में टोपी उतारकर पगड़ी लगाकर बहुत लोग गए हुए थे, जालीदार टोपी हटाकर पगड़ी लगाकर बहुत लोग उसको कर रहे थे। यानी कि ये कहीं ना कहीं विदेश से फंडेड प्लांटेड था और फिर पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर बच गया। अब ये जो अमृतपाल सिंह है, इसके जो पूर्वज हैं या इसके जो परिवार के लोग हैं, ये दुबई में व्यापार कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का दुबई में काम है। जो मेरा मानना है कि जो व्यक्ति देश से बाहर चला जाता है उसको देश में प्रेम और बढ़ जाता है, उसको देश की में आस्था और बढ़ जाती है, उसकी डाइवर्सिटी देश को देखकर, दूसरे देशों को देखकर उसको भारत में आस्था बढ़ जाती है कि कितने स्वतंत्र भारत में रहा करते थे। लेकिन अमृतपाल सिंह वहाँ पर जो ट्रेनिंग लेकर आया वो ट्रेनिंग लाकर यहाँ चला आया। उससे पहले जब CAA से पहले भारत सरकार को भी ये निश्चित रूप से मालूम रहा होगा कि ये सब कुछ होने वाला है जब हम पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर हमला करेंगे। आज तो बहुत बड़ी आबादी है। आप सोचो कि 1965 की जो लड़ाई हमारी हुई थी उसके बाद इंदिरा गांधी को, 65 की लड़ाई के बाद इंदिरा गांधी को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 पास करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि भारत की बहुत बड़ी आबादी 65 की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दे रही थी और युद्ध खत्म हुआ तो हमने जब उनको पकड़ना शुरू किया तो वो पाकिस्तान भाग गए। यही हाल 1971 का था कि 1971 का जब युद्ध चल रहा था तो बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान का साथ दे रही थी, जबकि भारत में मुट्ठी भर एक कम्युनिटी के लोग थे जो पाकिस्तान समर्थन के थे, लेकिन साथ तो दे ही रहे थे, जासूसियां तो कर ही रहे थे। यहाँ तक कि इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कि जाकिर हुसैन साहब जिस समय प्रेसिडेंट थे उस समय सलमान खुर्शीद प्रेसिडेंट हाउस में रहा करते थे और उनके ऊपर भी उस समय जासूसी के इल्ज़ाम लगाए गए थे, तभी उनको वहाँ से हटाया गया था। बाद में वो MP हो गए, बाद में वो मिनिस्टर भी हो गए। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि 1965 और 1971 के जो युद्ध हुए थे उनमें भी यहाँ से लोग जो ये कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान चुना और हिंदुस्तान मेरा मातृवतन है, वो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। यहाँ तक कि जब कॉन्स्टिट्यूशन भारत में बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पाकिस्तान बनने के बावजूद मुस्लिम लीग के लोग यहाँ रुक गए थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक के आर्टिकल्स डलवाए। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को आर्टिकल 44 में डलवा दिया। फंडामेंटल राइट के रूप में डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि वो आ जाए, लेकिन उनको फंडामेंटल ड्यूटी वो उधर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में रखना पड़ा, क्योंकि ये लोग इतने हावी हो गए थे कि डॉक्टर अंबेडकर को इन्होंने चलने नहीं दिया। बाद में धीरे धीरे करके उनमें से बहुत बड़ी आबादी, उनमें से बहुत बड़ी संख्या पाकिस्तान जाते चली गई यहाँ पर काम करने के बाद। तो फिर आज की तारीख में क्यों ना ऐसा विश्वास किया जाए कि एक बड़ी आबादी ऐसी होगी जो पाकिस्तान का समर्थन करेगी। अब पाकिस्तान का समर्थन करने की स्थिति में तो है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान खुद टूट की कगार पर है। इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। चाइना उनका साथ दिया करता था, कम्युनिस्टों का का साथ दिया करता था, वामपंथी विचारधारा का यहाँ समर्थन करता था, उनका पोषण करता था। चाइना के गलवान के बाद मोदी जी ने उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढकर चाइना के व्यापार पर बहुत बड़ा झटका लगा दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा बंद कर दिया, लेकिन बहुत बड़े हिस्से पर झटका लग गया जो उन्होंने प्लान बनाकर रखे थे। और उनकी मार्केट हामी थे जो 2004 से लेकर 2014 की सरकार मार्केट की तरह भारत को इस्तेमाल करवा रही थी चीन का, और भारत की इंडस्ट्री को बंद कर रही थी। भारत अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन में बढ़ गया। विश्व भर में इस समय भारत की अपनी एक धाक बन गई, अपनी की सिचुएशन बन गई। अब पाकिस्तान पैदल हो गया तो संभव है कि फिर भारत सरकार उधर पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की तरफ जाए, और पाकिस्तान का विभाजन होना दिख रहा है कि पाकिस्तान विभाजित हो जाएगा, तो समस्या खड़ी हो सकती है पाकिस्तान के लिए। हिंदुस्तान मजबूत होगा तो इसलिए मुझे जहाँ तक महसूस हुआ कि ये अमृतपाल जैसे लोग यहाँ प्लांट किए गए, और ये जो सरकार है वो सरकार वहाँ बनाने के लिए फंडिंग की गई। किसने फंडिंग की हम सब जान ही रहे हैं। तो वहाँ पंजाब में सरकार बनने के बाद खालिस्तान को लेकर सब कहानियाँ शुरू हुई, और होते होते इस सिचुएशन पर पहुँची कि अमृतपाल सिंह यहाँ वापस चला आया। वापस आने के बाद सिस्टमेटिक तरीके से उसने अजनाला का कांड किया, और अजनाला का कांड करने के बाद जब वो एक्सपोज हो गया और सबको पता लग गया, तो उसका जो इंटरव्यू हुआ उसमें वो कहता है कि भाई आइडेंटिटी हमें चाहिए, हमें पावर चाहिए। तो उन्होंने कहा किस लिए पावर चाहिए? बोले कि हमें पावर अलग से चाहिए, सेपरेट पावर चाहिए, हमसे बात करिए, हम बात करेंगे आपसे।
अरे भाई, अमृतपाल सिंह कौन एक ऐसा आदमी होता है जो बात करेगा? भारत की सेनाएं भरी पड़ी हैं सिखों से, भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सिख भरे पड़े हैं, भारत की बड़ी पोस्टों पे सिखों का कंट्रीब्यूशन है। 10 वर्ष तक भारत में सिख प्रधानमंत्री रहा, लंबे समय तक भारत में सिख प्रेसिडेंट रहा और बड़ी पोस्टों पर है। ज़्यादातर प्रदेशों की बड़ी पोस्टों पर सिख बैठा हुआ है, पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में बैठा हुआ है, और उसके बावजूद कहते हैं कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमें चाहिए जस्टिस। तो जस्टिस पाने का तरीका कहते हैं हमें पावर चाहिए। तो ये कहा गया कि नहीं, पावर चाहिए, हम जम्मू कश्मीर का सलूशन निकाल पाए हैं। तो उसकी ऐसा लगा कि दुखती नक पर हाथ रख गया। तो उसने ये कह दिया कि जम्मू कश्मीर में आपने 370 हटा दिया, आपने किससे पूछा वहाँ? अब देखिए इनकी समस्या है, किससे पूछा वहाँ? तो अवाम ने रिएक्शन नहीं किया, तो वो कहता है कि वो धधक रही होगी, ऊपर से सब नॉर्मल दिखाई दे रहा है। वो कहता है कि आपने 370 बनाया था, आप ही ने खत्म कर लिया। हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि आप ही बनाए और आप ही खत्म कर लें। पावर यानी कि आपके पास हो, तो आपकी पार्लियामेंट के पास पावर है 370 की, तो कश्मीर का भाग्य आप तय करते हैं। हमें ऐसा विधान नहीं चाहिए कि भाग्य आप तय करें, हमें पावर, वो कहता है हमें पावर भी चाहिए, हमें प्रशासन भी चाहिए। और वो किसी एक बात पूरा इंटरव्यू उसका मेरे ख्याल से 30-35 मिनट का होगा, पूरा आप उसको सुनेंगे तो कहीं से भी ये नहीं लगता कि वो चाहता क्या है, वो सिर्फ डिस्टर्बेंस चाहता है। दूसरी तरफ भगवंत मान, जिस समय ये अजनाला की घटना चल रही थी, भगवंत मान मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लोगों ने, पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया केजरीवाल के साथ, तो कुछ हुआ ही नहीं, और ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, वैसा नहीं होने दिया जाएगा, ये संभव नहीं है। गुजरात गए तो अभी गुजरात में उनका पहला स्टेटमेंट आ गया। गुजरात में पहले स्टेटमेंट में ये बात उस आदमी ने कही, आप जो एक आतंकवाद प्रभावित प्रदेश रहा हो और अभी भी है, उसका मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में घूम रहा है और वहाँ से स्टेटमेंट देता है कि किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी, किसी को ये नहीं करने दिया जाएगा, अजनाला की घटना एक दुर्भाग्य है। उसने किसी के खिलाफ एक्शन लिया क्या? मुकदमे दर्ज हुए क्या? अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की बात हुई क्या? कोई एक्शन हुआ क्या? भाषण देने से क्या होता है? इसका मतलब साफ है कि 2-3 बातें यहाँ प्रभावित करती हैं कि भारत सरकार पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को जो वापस लेने का प्लान बना रही है, उसमें अब ये उन 3 घटनाओं के बाद, 3 घटनाएं कौन कौन सी? CAA की, गलवान की, किसान मूवमेंट की, और ये चौथी उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरी एक और बात है, पंजाब मुस्लिम विहीन हो गया था जब बंटवारा हुआ, पंजाब में एक भी व्यक्ति नहीं रहा था। पिछले महीने अमृतसर में एक बड़ा आंदोलन हुआ था और उस बड़े आंदोलन में वक्फ के खिलाफ लोग खड़े हो गए थे, केशधारी भी और बाकी जो केश जिनके नहीं थे वो भी। केशधारी खासतौर से वहाँ प्रभावित है। ऐसा अनुमान है कि पंजाब की 30 से 40% प्रॉपर्टी पर वक्फ बैठा हुआ है। अब वक्फ ने वहाँ क्लेम करना शुरू किया। जिन जिन प्रॉपर्टियों पर वक्फ ने क्लेम किया तो वक्फ ने नोटिस भेजे, तो लोगों को समझ में आया ये केवल हमारा एक का प्रॉब्लम नहीं, बहुत लोगों का है। तो अमृतसर में प्रदर्शन कर डाले लोगों ने और बड़ी संख्या, हजारों की तादाद में सिख कम्युनिटी वहाँ सामने आ गई वक्फ के खिलाफ। तो फिर अमृतपाल सिंह वक्फ के खिलाफ न लड़के भारत सरकार से लड़ने की बात करता है, सिस्टम से लड़ने की बात करता है, खालिस्तान की मूवमेंट की बात करता है और ये कहता है ये इलीगल कहाँ से है। और फिर वो गुरुओं की स्थिति बताता है, उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने बिल्कुल सेम इस्लामिक सिस्टम में। इस्लामिक सिस्टम में भी आप जब भी बात करेंगे तो कहते हैं हम आपके खिलाफ नहीं है लेकिन हमारे नबी ऐसा कह गए, हम आपके खिलाफ नहीं है लेकिन हमारे खलीफा ऐसा कह गए, हम आपके खिलाफ नहीं है लेकिन हमारे वो वैसे कह गए, और ये तो कह गए जब आपके ऊपर इंतहा हो जाए तो ऐसा करना। बिल्कुल सेम वैसे ही, केवल इस्लाम हटाकर वहाँ सिखिज्म जोड़ दिया गया। ऐसा लगता है कि पूरा प्लांटेशन वही है, सिर्फ इस्लाम हटाकर सिखिज्म। बात आती है तो आगे वो जम्मू कश्मीर की बात करने लगता है। जम्मू कश्मीर में 370 का हटना वो गलत बात कहता है, 35 कैपिटल ए का हटना वो गलत कहता है, कश्मीरियत और जमहूरियत वहाँ ख़त्म कर देना ऐसा वो कहता है। वो कहता है कि आपने वहाँ कब्जा करके रखा हुआ है। जबकि अगर पंजाब की वो बात करता है तो पहले तो उसको उस पंजाब की बात करनी चाहिए जो पाकिस्तान ने कब्जे में कर लिया। पाकिस्तान के कब्जे में जो जेनोसाइड हो गए, उन जेनोसाइड, चाहे मैं वो मीरपुर के जेनोसाइड की बात करूं तो मीरपुर का जेनोसाइड अभी थोड़े दिन पहले ही मीरपुर बलिदान के ऊपर बड़े कार्यक्रम हुए जहां हजारों सिख मारे गए थे, उनकी बात तो उसने की नहीं। वो तो मुसलमानों ने मारे थे, उनकी बात कहीं से निकली नहीं। वो वहाँ से
पंजाब नहीं चाहता, वो यहाँ का पंजाब चाहता है। कहता है हमने हिंदुस्तान चुना था। ये कौन? मुस्लिम भी ऐसे कहता है, हमने हिंदुस्तान चुना था। वो कहता है हमने हिंदुस्तान उस समय चुना था, तो पाकिस्तान क्यों जाए? पाकिस्तान का पंजाब उनको चाहिए नहीं, पाकिस्तान के जेनोसाइड से उन्हें कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान में जो चल रहा है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना कश्मीर से है, उनको लेना देना 35 कैपिटल ए से है, उनको लेना देना 370 से है। तो ऐसा लग रहा है कि 370 ये जो मूवमेंट चलाने वाले थे उनको एक नया मसीहा मिल गया है खालिस्तान के नाम से। आप बड़े ध्यान से उसको इंटरव्यू को सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि आखिर ये चल क्या रहा था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।